हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ में जो है भूगोल से बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है 2024 के बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है, तो इन प्रश्नों को देखिए और इनका सही जवाब दीजिए। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। तो आप लोग जानते हैं कि मक्का जो है सऊदी अरब में मक्का स्थित है, और मक्का आप लोग जानते हैं मुस्लिम लोगों के लिए जो है एक पवित्र स्थल है। मक्का जो है मुस्लिम लोगों का एक पवित्र स्थल है, तो ये भी एक सांस्कृतिक नगर है। उसी तरह आप लोग जानते हैं इजराइल का जो राजधानी जेरूसलम है वो ईसाइयों का पवित्र स्थल है। जेरूसलम भी एक क्या है, एक सांस्कृतिक नगर है। उसी तरह आप लोग जानते हैं भारत में जो है वाराणसी ये जो है ये काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी एक सांस्कृतिक नगर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत में जो जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना जाता है 1911 से 1921 के बीच वाला जो टाइम माना जाता है, ये जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, भारत में अनेक प्रकार की महामारी उत्पन्न हुई थी, जिसमें से प्लेग बहुत महत्वपूर्ण महामारी था, जिससे क्या हुआ था कि भारत में जन्म दर कम हो गया था और मृत्यु दर अधिक हो गया था। इस समय क्या हुआ था, भारत में जनसंख्या ह्रास हुआ था। इस कारण 1921 को जो है भारत का जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत में पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 में से शुरू हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में, और भारत में 10 वर्षीय जनगणना शुरू हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पुरुष प्रवास का क्या कारण है। बताना है कि भारत में पुरुष प्रवास का क्या कारण है इसमें से। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि भारत में पुरुष प्रवास का जो कारण है शिक्षा भी है, रोजगार भी है, व्यवसाय भी है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या है, इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बताना है कि चावल उत्पादन में इसमें से कौन अग्रणी राज्य है। तो आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में उगाई जाती है, ओस, अमन, बोरो। आप लोग अच्छे से जानते हैं ओस, अमन, बोरो जो है, ओस, अमन, बोरो जो है पश्चिम बंगाल में जो है चावल की किस्में उपजाई जाती है। ठीक है, उसी तरह आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन किया जाता है। उसी तरह आप लोग जानते हैं कि केरल में जो है रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है। तो देखिए, टैनिन जो है सबसे अधिक चाय में पाई जाती है, और पूछा जाए कैफीन सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो कॉफ़ी में पाई जाती है, और टैनिन सबसे अधिक चाय में पाई जाती है। देखिए, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम करता है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम करता है। और पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक सुगंधदायक चाय का उत्पादन तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग करता है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग करता है। उसी तरह पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। कौन करता है, कर्नाटक करता है। उसी तरह पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कौन करता है, तो कपास का उत्पादन कौन करता है, गुजरात करता है। और गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि गैरीसन नगर का संबंध है। बताना है कि गैरीसन नगर का संबंध किससे है। तो आप लोग जानते हैं कि गैरीसन नगर को ही छावनी नगर कहा जाता है। छावनी नगर को क्या कहते हैं, गैरीसन नगर ही कहते हैं। इन नगरों का उदय आप लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से ब्रिटिश काल में हुआ था। गैरीसन नगर को क्या कहते हैं, छावनी नगर कहा जाता है, या छावनी नगर को ही गैरीसन नगर कहा जाता है। और इस प्रकार का नगरों का जो उदय हुआ था किसके समय में हुआ था, तो ब्रिटिश काल के समय में हुआ था। ब्रिटिश काल के समय में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एयर इंडिया संबंधित है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि एयर इंडिया किससे संबंधित है, तो वायु मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो वायु मार्ग से संबंधित है एयर इंडिया। एयर इंडिया की स्थापना बताया था कि 1932 में जे.आर.डी. टाटा के द्वारा किया गया था। और एयर इंडिया जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों सेवाएं देती है। और याद रखिएगा कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में किया गया था। 11 में किया गया था। इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर डाक सेवा के लिए किया गया था। और एक और बात याद रखिए कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो आप लोग जानते हैं कि मानव बुद्धिमत्ता जो है ये जो है लोगों और पर्यावरण बीच अनोन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। मतलब किस पर उत्तरदायी है। तो आप लोग जानते हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक दोनों प्रवास के लिए उत्तरदायी है। प्रवास के लिए क्या है फ्रेंड्स, उत्तरदायी है।
अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, जलवायु है, क्योंकि जहाँ की जलवायु कठोर होती है वहाँ जनसंख्या बहुत कम होता है, और जहाँ की जलवायु अनुकूल होती है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। अगला पूछा गया है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। तो आप लोग को बताना है कि ऐसा कौन सा महादेश है जहाँ 90% से भी अधिक आबादी नगरीय है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। क्या होगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है, और भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, अगला पूछा है कि निम्न में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि जापान में जो है न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, जापान में सबसे न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। इसीलिए जापान का जो आयु लिंक पिरामिड जो होता है, इसका आधार कैसा होता है फ्रेंड्स, संकीर्ण होता है, और शीर्ष कैसा होता है, सुंडाकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर महबूब उल हक जो है मूल निवासी थे, कहाँ के थे, तो पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे, जिन्होंने मानव विकास प्रतिवेदन को तैयार किया था। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जो है मानव विकास प्रतिवेदन को तैयार किए थे, और भारत के शास्त्री कौन थे, अमर्त्य सेन थे, याद रखिएगा। अगला देखिए पूछा गया है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि, देखिए पूछा गया है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में रोपण कृषि का विकास किया गया था। किसका, तो रोपण कृषि का। और रोपण कृषि में बताए थे कि कॉफ़ी, गन्ना, चावल और रबर, ये जो है रोपण फसल का उदाहरण बताए थे, और केला भी। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति कब हुई। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति हुई थी। 1966 के बीच में जो हुई थी हरित क्रांति हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। और हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल पर पड़ा था, गेहूं और चावल पर पड़ा था। पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक पड़ा था, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है हरित क्रांति का प्रभाव अधिक देखने को मिला था। अगला देखिए पूछा गया है कि रबी की फसल पैदा होती है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि रबी की फसल जो है शीत ऋतु में पैदा किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अब लोग अच्छे से जानते हैं कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोया जाता है, और अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में जो है जायद फसल को बोया जाता है, जिसे गर्मा फसल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से जो है कॉफ़ी जो है एक रेशेदार फसल नहीं है। जूट से भी रेशा तैयार किया जाता है, मेस्टा से भी रेशा तैयार किया जाता है, और कपास से भी रेशा तैयार किया जाता है। मेस्टा क्या है, तो आप लोग जानते हैं जूट की ही तरह एक पौधा होता है जिसे मेस्टा कहा जाता है, और ये इसका उत्पादन अधिकतर सबसे मध्य प्रदेश में होता है। और कपास का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, गुजरात करता है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है, और गंगा का डेल्टाई क्षेत्र करता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आप लोग जानते हैं कि चीन जो है सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है, और भारत में सबसे अधिक कौन करता है, झारखंड का झरिया करता है, याद रखिएगा। और कोयला दो समूह के चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, गोंडवाना समूह और टर्सियरी समूह के चट्टान से प्राप्त किया जाता है। अगला पूछा गया है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो आप लोग जानते हैं रोपण कृषि का उपज है रबर। रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल करता है। और रोपण कृषि के बारे में बताए हैं कि रबर, चाय, कहवा, गन्ना, केला जो है ये रोपण फसल का उदाहरण है। इसे आप लोग याद ही रखिएगा, पूछा जाता है। अगला पूछा गया है कि फूलों की कृषि कही जाती है। तो आप लोग जानते हैं फूलों की जो कृषि है इसे फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। फलों का अध्ययन पूछा जाए तो पोमोलॉजी। उसी तरह पूछा जाए मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा, तो एपीकल्चर। उसी तरह अंगूर उत्पादन क्या कहलाएगा, तो विटीकल्चर। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। उसी तरह सब्जी उत्पादन क्या कहलाता है, तो ओलरीकल्चर। ठीक है, अगला पूछा गया है प्रश्न कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो आपको बहुत ही अच्छा सा पता होगा कि रूर जो कोयला क्षेत्र है ये जो है जर्मनी में स्थित है। कहाँ है, जर्मनी के वेस्टफेलिया शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है, जर्मनी के वेस्टफेलिया शहर में स्थित है। रूर जो है कोयला और लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और रूर पूछा जाए कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है
प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है। तो आप लोग जानते हैं बागाती कृषि क्या होता है कि बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि, जिसमें एक बार वृक्षों के बागान लगा दिए जाते हैं और कुछ समय बाद से कई वर्षों तक उनमें से उत्पादन किया जाता है। तो यह जो कृषि होती है वो बागाती कृषि कहलाती है। यह एक व्यापारिक कृषि भी है। तो इसमें से आप लोग जानते हैं कि रबर भी बागानी कृषि है, बागाती कृषि है, और चाय भी बागाती कृषि है, और गन्ना भी बागाती कृषि है, लेकिन मक्का बागाती कृषि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है। देखिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा कोको होगा। क्या होगा? कोको होगा। यानी चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो कोको का। देखिए, कोको क्या होता है? तो वृक्ष के बीज को भूनकर और पीसकर बनाया हुआ एक चूर्ण होता है। और इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वो घाना, नाइजीरिया और ब्राज़ील और आइवरी कोस्ट की ओर जो है मिलते हैं। ठीक है, घाना, नाइजीरिया और ब्राज़ील, या इन देशों में जो है इस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं और इन वृक्षों के बीजों को भूनकर पीसकर बनाया गया एक चूर्ण होता है कोको। ठीक है, और चॉकलेट में इसका उपयोग किया जाता है। अगर पूछा गया है कि टोयोटा कंपनी किस देश की है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि टोयोटा जो है जापान की है। कहाँ की है? तो टोयोटा जो है जापान की एक कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप पूछा है, तो आप लोग जानते हैं कौन है? पर्यटन है। कौन है फ्रेंड्स? पर्यटन है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते हैं कि बाह्य स्रोतरण जो है वो कैसी क्रियाकलाप है? तो पंचम क्रियाकलाप है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अब आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि लोहरदगा जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा पहले याद रखिए कि कहाँ है। तो लोहरदगा एक झारखंड का क्षेत्र है जो कि बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह अगर पूछा जाए कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी पूछा जाए तो तांबा के लिए। डल्ली और राजहारा पूछा जाए तो लौह अयस्क के लिए। डल्ली और राजहारा जो छत्तीसगढ़ का है, राजहारा जो है पूछा जाए तो किसके लिए है? तो लौह अयस्क के लिए। उसी तरह पूछा जाए कि कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा जो है ये प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। झारखंड में है कोडरमा, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, लोहरदगा जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, डल्ली और राजहारा जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और कोडरमा जो है ये अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पूछा गया है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि इसमें से भारत जो है एक साफ्टा का एक सह सदस्य है। साफ्टा का सह सदस्य है। साफ्टा का आप लोग पूरा नाम जानते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इसका होता है, यानी दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसका हिंदी क्या होता है? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, और इसका जो है मुख्यालय आप लोगों को बताए थे जकार्ता। इसका मुख्यालय कहाँ बताए थे? तो जकार्ता बताया था। कहाँ बताए थे? जकार्ता। और इसकी स्थापना 1993 में बताया था। 1993 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और भारत इसका सदस्य है। उसी तरह आसियान के बारे में बताए थे। आसियान का पूरा नाम बताया था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और आसियान का जो हिंदी नाम होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना आप लोगों को बताए थे 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय बताए हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। इसका मुख्यालय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। उसी तरह ओपेक के बारे में बताए हैं। ओपेक का पूरा नाम जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसका हिंदी होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, और इसका स्थापना जो हुआ था सितंबर 1960। और याद रखिएगा इसका मुख्यालय भी बताया है कहाँ है? वियना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला एक और संस्था देख लीजिए, OECD। OECD इसका जो पूरा नाम जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशंस एंड डेवलपमेंट्स। और इसका हिंदी जो होता है आर्थिक सहयोग विकास संगठन। आर्थिक सहयोग विकास संगठन। इसका हिंदी होता है आर्थिक सहयोग विकास संगठन। ठीक है, विकास संगठन। और इसका पूरा नाम जो होता है संगठन। ठीक है, और इसका पूरा जो नाम होता है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट्स। ठीक है, और इसकी स्थापना पूछा जाए फ्रेंड्स तो 1961। इसकी स्थापना 1961। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो पेरिस। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो पेरिस। और प्रश्न जो पूछा गया था इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साफ्टा का जो है भारत एक सदस्य है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं। यानी समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उसे आंतरेपी पतन कहा जाता है। क्या कहता है? आंतरेपी पतन कहा जाता है। सॉरी, आंतरेपी नहीं, इसे आंतरिक पतन कहा जाता है। क्या कहता है? आंतरिक पतन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोमकोन व्यापार संघ समाहित
करता है? तो कोमकोन व्यापार संघ जो समाहित करता है पूर्वी यूरोपीय देशों को समाहित करता है। कोमकोन व्यापार संघ समाहित करता है पूर्वी यूरोपीय देशों को। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो अब आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि सड़क के किनारे, नदी किनारे, नहर के किनारे जो है रेखीय बस्तियां मिलती है। कैसी मिलती है? रेखीय। और उसी तरह झील के किनारे वृत्ताकार मिलती है, और पर्वत के किनारे, पर्वत पर जो है मिलती है सुपानी या सीढ़ीनुमा मिलती है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, 35 नंबर पूछा गया है कि एसेन कहाँ है? तो आप लोग बहुत ही अच्छे जानते हैं कि एसेन जो है जर्मनी में है। एसेन कहाँ है फ्रेंड्स? जर्मनी में है। और याद रखिएगा जर्मनी का एक और क्षेत्र रूर भी याद रखिएगा। जर्मनी का रूर जो है कोयला और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोयला और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जर्मनी के वेस्टफेलिया शहर में स्थित रूर है। ठीक है, और पूछा जाए भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। और रूर किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछा जाता है कोयला और लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला पूछा गया कि पर्वतीय एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है? पर्वतीय और ऊंचे पठारों पर। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवसाय की? तो व्यापार की। कैसा होता है? व्यापार की। कैसे होता है? व्यापार की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 10.41 करोड़, 10.41 करोड़, 10.41 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो आपको अच्छे से पता होगा कि भारत की कुल जनसंख्या का 1/3 जो प्रतिशत है वो उत्तरी मैदान में बसता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो आप लोग को पता होगा कि बिहार के जो लोग हैं आष्टिक भाषा परिवार समूह से संबंधित है। आष्टिक भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, पूछा जाए कि बताइए भारत में सबसे अधिक किस भाषा परिवार की जनसंख्या है? भारत में सबसे अधिक किस भाषा परिवार की जनसंख्या है? तो भारतीय यूरोपीय जो है परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में। ठीक है, और पूछा जाए कि भारत में सबसे कम किस भाषा परिवार की जनसंख्या है? तो याद रखिएगा कि चीनी तिब्बती की जो है सबसे कम है। चीनी तिब्बती की सबसे कम है। और ज़्यादा पूछा जाए तो याद रखिएगा कि भारतीय यूरोपीय। और कम पूछा जाए तो चीनी तिब्बती। और बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आस्ट्रिक। किससे संबंधित है? तो आस्ट्रिक। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि भारत में सबसे विशालतम भाषाई जो समूह है भारतीय आर्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय आर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का ही है। बिहार का है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो आप लोग जानते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का में जो है पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो काम और रोजगार जो है मुख्य कारण है। काम और रोजगार पूछा जाए तो मुख्य कारण है, बाकी सब भी है, लेकिन काम और रोजगार मुख्य कारण है पुरुष प्रवास का। ठीक है, अगला पूछा गया है कि भारत में कौन से पड़ोसी देश में सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? तो पूछा गया है कि भारत में कौन से पड़ोसी देश में सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पड़ोसी देश। भारत में कौन से पड़ोसी देश से सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? तो बांग्लादेश से आए हैं। ठीक है, अगला पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित राज्यों में किस की एक कोटि उच्चतम है? तो देखिए एसडीआर के अनुसार ही भारत में एक एनएचडीआर भी तैयार किया गया था। इसके अनुसार जो है केरल प्रथम स्थान पर। कौन है? केरल प्रथम स्थान पर। और नीचे जो है सबसे नीचे जो है बिहार का स्थान है। सबसे नीचे जो है बिहार का स्थान है, यानी अंतिम स्थान पर बिहार है और प्रथम स्थान पर कौन है? केरल है। भारत में एनएचडीआर के अनुसार यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे प्रथम स्थान पर केरल है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो आपको अच्छे से पता होगा कि नीलगिरी जो पर्वत है इसी पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। नीलगिरी की पर्वत पर ही। और ये तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिला में स्थित एक पहाड़ क्षेत्र भी है और इसी पर ऊटी स्थित है। नीलगिरी की ऊंची चोटी पूछा जाए तो दोदा बेटा। क्या होगा? दोदा बेटा। सतपुरा का ऊंची चोटी धूपगढ़ी। अरावली का गुरु शिखर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो आपको पता होगा कि इसमें से जेरूसलम ही एक सांस्कृतिक नगर है।
मैनचेस्टर भी नहीं, हाँ, जेरूसलम एक सांस्कृतिक नगर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक नगर है, तो पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा जेरूसलम, क्योंकि ईसाइयों का पवित्र स्थल जेरूसलम है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, ठीक है। लेकिन बाकी सब जो है ये सांस्कृतिक नगर नहीं है। ओसाका के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि इसे पूर्व का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग है और लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योगों की प्रधानता के कारण इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं फ्रैंकफर्ट, ये तो जर्मनी में है। फ्रैंकफर्ट कहाँ है, जर्मनी में है, ठीक है, और राइन नदी के किनारे स्थित है। और मैनचेस्टर तो इंग्लैंड में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा गया है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। सिंचित क्षेत्र में तो आप लोग जानते हैं मृदा लवणता, मृदा लवणता जो है सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है, ठीक है। अगला पूछा गया है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, तो आपको पता होगा कि मेघालय में जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। आप लोग ये भी जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में ही होता है, मासिनराम मेघालय में ही होता है सबसे विश्व में सबसे अधिक वर्षा, ठीक है। अगला देखिए, पूछा गया है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो वो अच्छे से आप लोग जानते हैं कि कपास को जो है उजला सोना कहा जाता है और जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर इसे कहा जाता है, इसे उजला वाइट गोल्डन कहा जाता है, ठीक है। तो इसे गोल्डन फाइबर, इसे वाइट गोल्डन कहा जाता है, यानी उजला सोना कहा जाता है। कपास सबसे अधिक उत्पादन करता है गुजरात और जूट सबसे अधिक उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। उसी तरह गन्ना पूछा जाए तो उसी प्रकार गेहूँ पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश और गन्ना पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि झूमिंग कृषि की जाती है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि झूमिंग कृषि सबसे अधिक जो किया जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में यानी असम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, असम में किया जाता है। झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि तथा कर्तन दहन कृषि कहा जाता है और इसे जगह जगह पर अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि किंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा करता है। कौन करता है, उड़ीसा करता है। और किंदुझर और सुंदरगढ़ जो मैग्नीज क्षेत्र जो है वो उड़ीसा में ही है। किंदुझर और सुंदरगढ़ मैग्नीज जो क्षेत्र है वो कहाँ है, उड़ीसा में ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का सबसे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो चीनी का दूसरा बड़ा सबसे उत्पादक राज्य है, तो आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र है। उत्पादक में पूछा जाए तो महाराष्ट्र है, उत्पादक में पूछा जाए तो महाराष्ट्र है। और प्रथम स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश है, प्रथम स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। मिलों की संख्या सबसे अधिक पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है, मिलों की संख्या सबसे सॉरी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, गन्ना का नहीं, ठीक है। तो चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक जो होगा वो याद रखिएगा, पहला उत्पादक है चीनी का महाराष्ट्र है और दूसरा उत्तर प्रदेश होगा। दूसरा कौन होगा, उत्तर प्रदेश होगा। अगर गन्ना पूछा जाता तो पहला उत्तर प्रदेश होता है, दूसरा महाराष्ट्र होता, ठीक है। तो चीनी पूछा गया है तो पहला चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी है और दूसरे पर है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा, मिलों की संख्या, चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। आप लोग जानते हैं कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, जिसे कलकत्ता हावड़ा औद्योगिक प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। कोलकाता हावड़ा औद्योगिक प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि हावड़ा जो ब्रिज है आप लोग जानते हैं हुगली नदी के ही किनारे है, तो इसे कलकत्ता हावड़ा औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है और इसे कलकत्ता हुगली औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। ये लगभग 100 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। उत्तर में बांसबेरिया से जो है दक्षिण में जो है बिरला नगर तक फैला हुआ है। उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिरला नगर तक फैला हुआ है। 100 किलोमीटर में यह औद्योगिक क्षेत्र फैला हुआ है और यहाँ पर जूट उत्पादक कारखानों के जो है ये जो क्षेत्र है जूट उत्पादक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, कागज उद्योग और अनेक प्रकार के उद्योग भी यहाँ पर स्थापित है। तो याद रखिएगा, कोलकाता हावड़ा औद्योगिक प्रदेश को कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। यह लगभग 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर में बांसबेड़िया से दक्षिण में बिरला नगर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो आप लोग काउंट करके देख सकते हैं। 11वीं पंचवर्षीय जो योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि होगा वो क्या होगा, 2007 से 2012 होगा, 2007 से 2012 होगा। अगला देखिए, पूछा गया है कि जल जन्य रोग है। आप लोग जानते हैं अतिसार जिसे डायरिया कहा जाता है, यह एक जल जनित रोग है। इससे क्या होता है, इससे आंतड़िया खराब हो जाती है और अधिक मात्रा में जो है क्या होती है, उल्टी होती है। इससे क्या होती है, उल्टी होती है। तो अतिसार जिसे डायरिया कहा जाता है ये जल जनित रोग है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबंध पतन है, तो आपको पता होगा कि इसमें से विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो स्थलबंध पतन है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है एक स्थलबंध पतन है। याद रखिएगा कि यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और बैलाडीला से जो भी लौह अयस्क
देखिए बैलाडीला से जो भी लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है उसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से हम लोग जापान भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में है। और भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई बंदरगाह होगा। कौन सा? मुंबई होगा। एनोर पत्तन तमिलनाडु में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको हम 16 रेलवे जोनों का मुख्यालय बता दिए हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वो पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ बताए हैं? हाजीपुर। कहाँ बताए हैं? हाजीपुर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आप लोग जानते हैं NH 44 जो है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। और पूछा जाए NH 1 का विस्तार, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं NH 1 का विस्तार कलकत्ता दिल्ली से अमृतसर। और NH 2 का विस्तार पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कलकत्ता से दिल्ली। उसी तरह NH 3 का विस्तार पूछा जाए, NH 3 का विस्तार पूछा जाए तो अटारी बॉर्डर से लद्दाख होते हुए, अटारी बॉर्डर से मनाली होते हुए लेह तक जाता है NH 3, ठीक है। उसी तरह NH 4 का विस्तार पूछा जाए तो NH 4 के बारे में आप लोग जानते हैं कि मुंबई पुणे होते हुए, वर्धा होते हुए, बेंगलुरु होते हुए ये चेन्नई तक जाता है। NH 4 कहाँ तक जाता है? मुंबई से के बाद चेन्नई तक जाता है। तो याद रखिएगा ये चारों ऊपर से, और बाकी NH 44 तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो आपको अच्छे से पता होगा कि पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, याद रखिएगा। गुजरात में कंडला याद रखिएगा, गुजरात में कंडला। और केरल का कोची याद रखिएगा। तमिलनाडु का चेन्नई या तूतीकोरिन, तमिलनाडु का चेन्नई और तूतीकोरिन तथा इनौर बंदरगाह याद रखिएगा तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। क्या? किस प्रदूषण द्वारा फ्रेंड्स? तो जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। पूछा गया है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं पश्चिम बंगाल जो है भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है। और पश्चिम बंगाल में ओस, अमन, बोरो, शरद जैसे चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल के 3 किस्मों का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और गेहूं का पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित नदी है? तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से प्रदूषित नदी यमुना है। और पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो साबरमती नदी है। दूसरे नंबर पर कौन है? यमुना है, ठीक है। अगला देखिए पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और ये जो निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। इसकी प्रारंभिक धारा को भागीरथी कहते हैं। और एक और धारा निकलती है जो कि संतोपथ हिमनद नंदा देवी पर्वत से निकलती है। और निकलकर जब ये देवप्रयाग से मिल जाती है, देवप्रयाग में आपस में जब मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी भागीरथी और अलकनंदा के संगम संयुक्त धारा को ही क्या कहता है? गंगा कहा जाता है। और भागीरथी निकलती है उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से, और अलकनंदा निकलती है नंदा देवी पर्वत पर स्थित संतोपथ हिमनद से। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिएगा महानदी सिवाहा से निकलती है, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है, और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, और गंगा जो निकलती है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। और भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो याद रखिएगा गोदावरी है। चाहे दक्षिण भारत का पूछा जाए कि गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी को ही कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें से जो है हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर स्थित है। और भारत का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा परियोजना जो है हीराकुंड परियोजना है। और विश्व का सबसे लंबा बांध भी पूछा जाए तो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो देखिए भारत में कुल 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। भारत में कुल 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। और इसमें से जो है पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर है। कौन सा है? तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र के मुंबई में तारापुर स्टेशन स्थापित किया गया है। और 1969 में इसका स्थापना किया गया था। 1969 में इसका स्थापना किया गया था। और यहाँ पर यूरेनियम को विखंडित करके बिजली बनाया जाता है। अगला देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग को बताए हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर तो देखिए यहाँ बताए हैं हम झारखंड याद रखिएगा। ये जो है गोंडवाना समूह के कोयले का उत्पादन करता है। बताए थे कोयला 2 समूह के चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, गोंडवाना और टर्शियरी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर आप लोग जानते हैं राजस्थान में स्थित है। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं।
पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो प्रमुख तेल क्षेत्र पूछा गया है, तो असम में हो गया। क्या होगा फ्रेंड्स, असम में होगा। ठीक है, और असम में ही भारत का पहला स्थापित किया गया था तेल शोधनशाला 1901 में डिगबोई में। कहाँ पर? डिगबोई में। ठीक है, खेतड़ी में क्या है, तो राजस्थान का जो खेतड़ी है झुंझुनू जिला में, वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और उसी तरह पूछा जाए कि बॉक्साइट, लोहरदगा जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। ठीक है, कोयला के लिए झड़िया प्रसिद्ध है, कोयला के लिए झड़िया प्रसिद्ध है। और लौह अयस्क के लिए डली, राजहारा, पैला डीला, ये सब जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बादाम की पहाड़ी और बाबूदन की पहाड़ी। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। तो आपको पता होगा कि झारखंड के झड़िया में जो है कोयले का सबसे अधिक भंडार है। झारखंड के झड़िया में कोयले का सबसे अधिक भंडार है और यहाँ से सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है कोयला। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।